आज की क्लास में हमें पढ़ना है फ्लेमिंगो के बुक से चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है गोइंग प्लेसेस और इसका ऑथर है A.R. बार्टन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अबाउट द ऑथर। सी इज अ मॉडर्न राइटर हु लिव्स इन ज्यूरिच एंड राइट्स इन इंग्लिश। ठीक है, इन द स्टोरी गोइंग प्लेसेस बार्टन एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ एडोलेसेंट फैंटिसाइजिंग एंड हीरो वर्शिपिंग। तो आज का जो स्टोरी है हमारा गोइंग प्लेसेस, इसमें जो इनके राइटर है बार्टन, उन्होंने क्या किया है, दो थीम के ऊपर इसमें बातचीत किया है। पहला थीम है आपका एडोलेसेंट फैंटिसाइजिंग। एडोलेसेंट मतलब टीनेजर और फैंटिसाइजिंग मतलब कल्पना करना। एक टीनेजर क्या क्या चीज़ सोचता है, क्या क्या सपने देखता है, क्या क्या कल्पनाएं करता है, वो चीज़ों के बारे में हमें बताया गया है। और हीरो वर्शिपिंग मतलब हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई एक आइडल होता है और हम लोग उसे बहुत लाइक करते हैं। तो दो थीम है इस स्टोरी का, एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग और हीरो वर्शिप। ठीक है, तो इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा ये दो थीम और भी डिटेल में। ठीक है, तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी को शुरू करने से पहले यहाँ पे दो लड़की है, सबसे पहला तो सोफ़ी और दूसरी है जैनसी। ये दोनों दोस्त स्कूल से लौटते हुए आ रहे हैं और आते हुए आपस में बात कर रहे हैं, ऐसा सीन है। तो आइए अब शुरू करते हैं। When I leave, Sophie said, coming home from school, I am going to have a boutique. तो सोफ़ी बोलती है कि जब मैं स्कूल से बाहर हो जाऊंगी, स्कूल पास आउट कर लूँगी, तब मैं क्या करूँगी, मैं एक बुटीक खोलूँगी। ठीक है, बुटीक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा दुकान जहाँ पे फैशनेबल क्लोथ्स बिके, ऐसे दुकान को बोलते हैं बुटीक। तो सोफ़ी का मन है कि उसको एक बुटीक खोलना है स्कूल से पास आउट होने का बाद। तो जैनसी जो है लिंकिंग आर्म्स विथ हर अलोंग द स्ट्रीट लुक डाउटफुल। तो दोनों दोस्त हाथों में हाथ डाल के चले आ रहे हैं और वो क्या करती है, उसको थोड़ा डाउट होता है कि ये क्या बोल रही है, सोफ़ी क्या बोल रही है। और जैनसी रिप्लाई देती है, टेक्स मनी सोफ, समथिंग लाइक दैट। तो जैनसी जो है वो सोफ़ी को सोफ बोल के बुलाती है और बोलती है कि इसके लिए पैसा लगेगा, ऐसा कुछ करने के लिए, एक बुटीक खोलने के लिए तुमको पैसा लगेगा। आई विल फाइंड इट, सोफ़ी सेड, स्टेयरिंग फार डाउन द स्ट्रीट। तो सोफ़ी रास्ते की ओर दूर देखते हुए बोलती है कि मैं पैसे का जुगाड़ कर लूँगी। टेक यू अ लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच। तो जैनसी बोलती है कि तुमको इतना पैसा जुगाड़ करने में बहुत टाइम लगेगा। तो सोफ़ी रिप्लाई करती है, वेल आई विल बी अ मैनेजर देन, यस ऑफ कोर्स टू बिगिन विथ। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करने के लिए एक मैं मैनेजर बन जाऊँगी, टिल आई हैव गॉट इनफ, और जब तक मेरे पास पैसा हो जाएगा फिर उसके बाद मैं बुटीक खोल लूँगी। बट एनी वे आई नो जस्ट हाउ इट्स ऑल गोइंग टू लुक। तो सोफ़ी बोलती है कि जो भी हो, मैं मैनेजर बन के पैसा इकट्ठा कर लूँगी और उसके बाद जब मैं बुटीक खोलूँगी तो मुझे पता है वो कैसा दिखेगा। दे वुडेंट मेक यू मैनेजर स्ट्रेट ऑफ सोफ। तो जैनसी रिप्लाई देती है कि वो तुम्हें तुरंत स्कूल से निकलते ही तुमको मैनेजर नहीं बना देंगे सोफ। तो सोफ़ी बोलती है, आई विल बी लाइक मैरी क्वांट, मैं मैरी क्वांट की तरह बनूंगी। मैरी क्वांट कौन है, वो एक फ़ैशन डिज़ाइनर थी, तो उनकी तरह बनना है सोफ़ी को भी। आई विल बी अ नेचुरल, तो मैं एक बहुत ही नेचुरल फैशन डिज़ाइनर बनूंगी। दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट, और जैसे ही बुटीक खुलेगा तो लोग उसको देखेंगे, इतना अच्छा होगा वो। आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप दिस सिटी हैज़ एवर सीन। तो इस शहर ने जैसा बुटीक देखा होगा उससे भी अच्छा, सबसे अच्छा मैं बुटीक यहाँ पे खोलूँगी। तो ऐसा सोफ़ी का सपना है। तो जैनसी फिर रिप्लाई देती है, जैनसी नोइंग दे वर बोथ ईयर मार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री बिकेम मेलनकली, सी विश्ड सोफ़ी वुडंट से दिस थिंग्स। तो जैनसी, जिसे ये पता है कि दोनों क्या है, ईयर मार्क का मतलब होता है रिजर्व, डेस्टिन्ड, पहले से फिक्स हो गया है कि दोनों को कहाँ काम करना है, बिस्किट फैक्ट्री में। ठीक है, ये पहले से इनको अपॉइंटमेंट मिल चुका है। तो वो ये सोचती है कि उन दोनों का तो फ्यूचर कहाँ पे, बिस्किट फैक्ट्री में है। तो ये सोच के वो बिकम मेलनकली मतलब सैड हो जाती है वो। सी विश्ड सोफ़ी वुडंट से दिस थिंग्स, वो सोचती है कि काश सोफ़ी ये सब बातें ना करती, क्योंकि जब इंसान कोई सपना देखता है और वो सपना जब पूरा नहीं होता है तो उसे काफ़ी दुख पहुंचता है। तो वैसे ही जैनसी भी सोच रही है कि काश सोफ़ी ये सब सपना ना देखे और रियलिस्टिक होए। तो यहाँ पर अगर एक वर्ड में अगर डिस्क्राइब किया जाए सोफ़ी को, तो सोफ़ी को हम लोग बोल सकते हैं कि वो डे ड्रीमर है, काफ़ी ज़्यादा वो ड्रीम करती है, सपने देखती है। और वहीं जैनसी का अगर बात किया जाए तो जैनसी क्या है, एक वर्ड में अगर बोला जाए तो वो रियलिस्टिक है। ठीक है, रियलिस्टिक पर्सन है। When they reached Sophie's street, Jancy said, "It's only a few months away now, Soph. You really should be sensible." तो जब उस रोड में पहुंच जाते हैं जिस रोड में सोफ़ी का घर होता है, उस रोड में पहुंच के जैनसी बोलती है कि अब सिर्फ कुछ ही मंथ बाकी रह गई है स्कूल ख़त्म होने में।
यू रियली शुड बी सेंसिबल, अब तुम्हें समझदारी आ जानी चाहिए। दे डोंट पे वेल फॉर शॉप वर्क, यू नो डैट, योर डैड वुड नेवर अलाउ इट। तो जैंसी बोलती है कि तुम्हारे पिताजी एक शॉप वर्क में काम करते हैं और वहाँ पे ज़्यादा तनख्वाह नहीं होता है, और ये तुम्हें भी पता है, और तुम्हारे पिताजी इस बात के लिए अलाउ भी नहीं करेंगे। किस बात के लिए अलाउ नहीं करेंगे? एक बुटीक खोलने के लिए, ठीक है। तो सोफी जवाब देती है, और एन एक्ट्रेस, तो मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी, ठीक है। नाउ देयर्स रियल मनी इन डैट, उसमें तो बहुत ज़्यादा पैसा है। यस, एंड आई कुड मे बी हैव द बुटीक ऑन द साइड, हाँ मैं एक्ट्रेस बनूंगी और बुटीक को साइड में रखूंगी। एक्ट्रेसेस डोंट वर्क फुल टाइम, और एक्ट्रेसेस लोग को तो दिन भर काम नहीं करना होता है, डू दे? एनीवे दैट और अ फैशन डिज़ाइनर, यू नो समथिंग अ बिट सोफिस्टिकेटेड। लेकिन जो भी हो, एक एक्ट्रेस हो या फिर एक फैशन डिज़ाइनर हो, जो भी मैं बनूंगी एक हट के बनूंगी। हट के मतलब बिट सोफिस्टिकेटेड, मतलब एक फैशनेबल, ठीक है, कुछ अलग काम करूंगी मैं। तो ऐसा सोफी रिप्लाई देती है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। एंड शी टर्नड इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर, लिविंग जैंसी स्टैंडिंग इन द रेन। और एक दरवाज़ा जो खुला हुआ था, उस दरवाजे को खोल के सोफ़ी जो है वो अंदर चली जाती है, और जैंसी जो है वो अभी रोड में खड़ी हुई है और बारिश में खड़ी हुई, हल्का हल्का बारिश हो रहा है वहाँ पे। तो जैंसी अब सोफ़ी अब रूम के अंदर, घर के अंदर आ चुकी है। इफ़ एवर आई कम इन टू मनी आई विल बाई अ बुटीक, और घर में आके बोलती है कि अगर मुझे कभी पैसा मिला तो मैं एक बुटीक खोलूँगी। हाँ, इफ़ यू एवर कम इन टू मनी, इफ़ यू एवर कम इन टू मनी यू विल बाई अस अ ब्लेसेड डिसेंट हाउस टू लिव इन, थैंक यू वेरी मच। तो घर में आके वो बोलती है कि अगर मेरे पास पैसा हुआ तो मैं बुटीक खोलूँगी। तो इस बात पर उसके पिताजी जो है, सोफ़ी के फादर, वो रिप्लाई करते हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसा हुआ तो, मतलब अगर तुम्हारे पास कभी पैसा हुआ तो तुम क्या करोगी, हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा सा घर, डिसेंट हाउस बना के दोगी जिसमें हम लोग रहेंगे, ठीक है। सोफ़ीज़ फादर वॉज स्कूपिंग सेफर्स पाई इन टू हिज माउथ एज हार्ड एज ही कुड गो। तो सोफ़ी के जो पिताजी थे ये रिप्लाई करते हैं, और रिप्लाई करने के बाद स्कूपिंग का मतलब ईटिंग, वो खा रहे थे सेफर्स पाई, और जितना एक बार में उनके मुंह में जा सके उतना वो मुंह में डाल के ठूस ठूस के मतलब खा रहे थे, ठीक है। हिज प्लम फेस स्टिल ग्रीमी एंड स्वेट, प्लम फेस मतलब उनका गोल मटोल सा जो चेहरा था, वो चेहरा अभी भी ग्रीमी मतलब डर्टी, अभी भी डर्टी था, एंड स्वेट पसीना लगा हुआ था, मार्क्ड फ्रॉम द डे, क्योंकि वो दिन भर काम करके आए हुए थे, तो उनका चेहरे पर वो दिख रहा था, पसीना था और थोड़ा गंदगी था। सी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, डोंट सी डैड, सेड लिटिल डेरेक। तो सोफ़ी का जो छोटा भाई है डेरेक, वो बोलता है कि पिताजी ये सोचती है कि पैसा पेड़ पे उगते हैं, ठीक है कि नहीं डैड? हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ द फादर्स चेयर, और पिताजी के जो चेयर पे झूलते हुए ये बात वो बोलता है डेरेक। आपको ये याद रखना है, डेरेक छोटा भाई है सोफ़ी का। देयर मदर साइड, और उनकी जो माँ है वो काम कर रही है किचन में, और काम करते करते साइड मतलब ब्रीद आउट, ठीक है, सांस लेती है अच्छे से। सोफ़ी वॉच्ड हर बैक स्टूप्ड ओवर द सिंक एंड वंडर्ड एट द इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ द डेलिकेट बो विच फास्टनड हर एप्रन स्ट्रिंग्स। तो सोफ़ी देखती है अपनी माँ को, और देखती है कि जो उनका जो कमर है वो स्टूप, झुका हुआ है ओवर द सिंक, ठीक है, वो झुक के कुछ बर्तन वर्तन धो रही है। एंड वंडर्ड, और वो सोचती है एट द इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ द डेलिकेट बो, इनकॉन्ग्रुइटी मतलब बेमेलपन, ठीक है, मतलब अनसुइटेबल, ऑफ द डेलिकेट बो विच फास्टनड हर एप्रन स्ट्रिंग्स। तो वो जो एप्रन पहनी हुई थी उसकी मम्मी, तो एप्रन स्ट्रिंग में, एप्रन में जो धागा होता है, ठीक है, तो वो धागा को बांधा गया था, और बांधने के बाद गांठ बन जाता है ना, तो उस गांठ को बो बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो गांठ था वो काफ़ी डेलिकेट, काफ़ी ढीला गांठ था, तो वो उसे बोलती है कि इनकॉन्ग्रुइटी था, एक तो वो कमर बेंड है और ऊपर से गांठ भी ढीला, तो काफ़ी ज़्यादा चांस था कि वो एप्रन जो था वो खुल ना जाए, ठीक है। द डेलिकेट सिमिंग बो एंड द क्रूक बैक, क्रूक मतलब बेंड, झुका हुआ कमर, और डेलिकेट कोमल सा गांठ था, तो हो सकता था कि वो गांठ खुल जाए। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया कि कोई इनकॉन्ग्रुइटी था, यहाँ पे बेमेल था। द इवनिंग हैड ऑलरेडी blacked in the windows and the small room was steamy from the stove and cluttered with the heavy breathing man in his vest at the table, ठीक है। तो शाम हो गया था, और शाम होने के कारण अंधेरा जो था वो अंधेरा छा गया था खिड़की के बाहर। एंड द स्मॉल रूम, और वो जो छोटा सा रूम था वॉज स्टीमी, उसमें धुआं हो रखा था, पूरा वाटर वेपर भाप आ गया था, फ्रॉम द स्टोव, चूल्हे से धुआं निकला हुआ था। एंड क्लटर्ड विद द हैवी ब्रीदिंग मैन, और क्लटर्ड मतलब लिटर्ड, ठीक है, अव्यवस्थित था पूरा वो रूम, विद द हैवी ब्रीदिंग मैन इन हिज वेस्ट, और उसके जो पिताजी थे काफ़ी मोटे तगड़े थे, वो इंसान जो थे वो एक वेस्ट मतलब गंजी पहने हुए थे, एट द टेबल पे बैठे हुए थे। एंड द डर्टिंग वॉशिंग पाइल्ड अप इन द कॉर्नर, और एक कोने में गंदे बर्तनों का ढेर लगा हुआ था।
तो शाम का वक्त है, ऐसा रूम का हालत है, काफ़ी बिखरा हुआ रूम है। सोफ़ी फेल्ट अ टाइटनिंग इन हर थ्रोट, तो सोफ़ी को यहाँ पे काफ़ी घुटन सा होता है, तो इसलिए वो क्या करती है, सी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जियोफ, तो अपने भाई को देखने चली जाती है जो कि है जियोफ, उससे बड़ा भाई है जियोफ। तो अभी तक फैमिली में मम्मी है, पापा है, सोफ़ी है। सोफ़ी कुछ महीनों बाद स्कूल से पास आउट होने वाली है, और सोफ़ी से छोटा एक भाई है जिसका नाम है डेरेक, ठीक है, और सोफ़ी से एक बड़ा है जो जिसका नाम है जियोफ, ठीक है, उसका बड़ा भाई। तो सोफ़ी जो है वो जियोफ के कमरे में जाती है। ही वॉज नीलिंग ऑन द फ्लोर इन द नेक्स्ट रूम टिंकरिंग विद अ पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल ओवर सम न्यूज़पेपर स्प्रेड ऑन द कारपेट। तो वो उसके रूम में जाती है और देखती है कि उसका भाई जो है वो घुटनों के बल फ्लोर पे बैठा हुआ है इन द नेक्स्ट रूम, ठीक बगल के रूम में, टिंकरिंग मतलब रिपेयरिंग, और क्या कर रहा है वहाँ पे, रिपेयर कर रहा है पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल का कोई पार्ट वो रिपेयर कर रहा है ओवर सम न्यूज़पेपर स्प्रेड ऑन द कारपेट पे एक अखबार बिछा के उस पर कोई मोटरसाइकिल का पार्ट रिपेयर कर रहा है वो। अब थोड़ा इंट्रोडक्शन है जियोफ के बारे में, वो क्या क्या करता है। ही वॉज 3 years आउट ऑफ द स्कूल पास किए हुए उसे 3 साल हो गया था। एन अप्रेंटिस मैकेनिक, अप्रेंटिस मतलब एक ऐसा लर्नर जो काम सीखने के लिए कहीं पे काम करता है, ठीक है, और काफ़ी कम सैलरी मिलता है। अप्रेंटिस था, मैकेनिक था। ट्रैवलिंग टू हिज वर्क ईच डे टू द फार साइड ऑफ द सिटी, और हर दिन वो काम करने के लिए बहुत दूर जाता है शहर के। ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ, और वो बड़ा हो चुका था, ठीक है, जिम्मेदारी संभाल रहा था। एंड सी सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज लाइफ अबाउट विच सी न्यू नथिंग अबाउट विच ही नेवर स्पोक, और वो बड़ा हो चुका था और सोफ़ी को थोड़ा डाउट होता था उसके उस लाइफ के बारे में जिसके बारे में उसे अच्छे से पता नहीं था। सोफ़ी को पता नहीं था कि जियोफ क्या करता है क्या नहीं करता है, और उसके बारे में जियोफ कभी बताता भी नहीं था, किसी से बोलता भी नहीं था। ही सेड लिटल एट ऑल एवर, वो बहुत कम बात करता था वॉलंटरीली, मतलब अपनी इच्छा से बहुत कम बात करता था। उससे कुछ पूछो तो वो रिप्लाई देगा, नहीं तो खुद से कुछ नहीं बोलने वाला था जियोफ। वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड, तो इसका मतलब होता है लाइक स्टोन्स ऑफ द ग्राउंड, मतलब उसके मुंह से कोई चीज़ बुलवाना एक मतलब आप ग्राउंड से पत्थर उठाने के बराबर था, मतलब बहुत कम बोलता था वो। तो ऐसा इंसान जो बहुत कम बात करे उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट, ठीक है, और जो बहुत ज़्यादा बोलतू हो, बोलते रहे उसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट, और जो दोनों का मिक्सचर हो उसको बोलते हैं एम्बीवर्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा वोकेबुलरी था, जो बहुत कम बोले अपने अंदर ही सब सिमटा रहे उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट, जो बहुत ही ज़्यादा बोले आउटवर्डली रहे सोशल पर्सन हो उसको एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं, और दोनों का मिक्सचर हो, कोई सिचुएशन में एक्सट्रोवर्ट और कोई सिचुएशन में इंट्रोवर्ट, तो उस टाइप के पर्सन को बोलते हैं एम्बीवर्ट, ठीक है, AMBIVERT। उम्मीद करते हैं आप ये 3 वर्ड याद रखेंगे। तो वापस आते हैं स्टोरी पे। तो यहाँ पे जो जियोफ है ये भी एक इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन है। एंड सी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस, और सोफ़ी जो थी वो काफ़ी जलती थी अपने भाई के इस साइलेंस से। When he wasn't speaking, it was as though he was away somewhere. जब वो बात ना करता हो तो ऐसा लगता था कि वो कहीं और है। Out there in the world, in those places she had never been. वो एक ऐसी दुनिया में है, ऐसी जगह पे है जहाँ पे सोफ़ी कभी नहीं गई है, ठीक है, मतलब जियोफ ऐसी जगह पे है जहाँ पे सोफ़ी कभी नहीं गई है, ऐसा लगता है वो। जब वो साइलेंट होता है तो ऐसा लगता है कि वो एक ऐसे वर्ल्ड में है जहाँ पे सोफ़ी नहीं गई हुई है। Whether they were only द आउटलाइन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द सिटी, तो हो सकता है वो जो जगह है वो जो वर्ल्ड में है, हो सकता है वो शहर के कोई दूर का डिस्ट्रिक्ट में हो, या फिर और प्लेसेस बियॉन्ड इन द सराउंडिंग कंट्री, या फिर और भी दूर जहाँ पे सराउंडिंग कंट्री का मतलब होता है रूरल एरियाज जहाँ पे गांव हो, ठीक है, वो हो सकता है वो वहाँ पे वो उसके बारे में वो सोच रहा हो। हु न्यू, किसे पता है वो किस दुनिया में है। उसका भाई जियोफ जब वो बात नहीं कर रहा है तो लगता है कि वो कहीं और ही है। दे अटेंड अ स्पेशल फैसिनेशन सिंपली बिकॉज दे वर अननोन टू हर, तो वो जिस भी जगह पे हो वो सोफ़ी के लिए एक स्पेशल फैसिनेशन था। फैसिनेशन का मतलब होता है अट्रैक्शन। काफ़ी सोफ़ी अट्रैक्ट होती थी उस जगह से, इसलिए अट्रैक्ट होती थी क्योंकि दे वर अननोन टू हर, वो कभी उस जगह पे गई नहीं है। एंड रिमेंड आउट ऑफ हर रीच, वो उसके पहुँच के बाहर है वो ऐसी जगह, ठीक है। परहैप्स देयर वर ऑल्सो पीपल, एक्जॉटिक इंटरेस्टिंग पीपल ऑफ हुम ही नेवर स्पोक इट वॉज पॉसिबल, तो हो सकता है कि उसके कोई लोग भी हो, मतलब एक्जॉटिक का मतलब होता है नॉट नेटिव, मतलब फॉरेन, कोई बाहर के लोग हो, दूसरे देश के लोग हो। इंटरेस्टिंग पीपल, काफ़ी रोचक पीपल हो, ऑफ हुम ही नेवर स्पोक, जिसके बारे में वो कभी बात ना करता हो सकता है। दो ही वॉज क्वाइट एंड ही डिडंट मेक न्यू फ्रेंड्स इजीली, वो काफ़ी शांत स्वभाव का है और जल्दी नए दोस्त बनाता नहीं है, लेकिन हो सकता है वो ऐसे लोगों को भी जानता हो जो एक्जॉटिक हो, ठीक है, फॉरेन हो और काफ़ी अच्छा क्वालिटीज़ वाले हो।
सी लॉन्ग टू नो देम, उसे उनके बारे में जानने का मन करता था सोफ़ी को। सी विश्ड सी कुड बी एडमिटेड मोर डीपली इन टू हर ब्रदर्स अफेक्शंस, वो चाहती थी कि काश मेरा भाई भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करे। एंड डेट सम डे ही माइट टेक हर विथ हिम, और किसी दिन उसके भाई भी उसे साथ में लेके जाए। दो देयर फादर फॉरबेड इट एंड जियोफ हैड नेवर एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन, शी न्यू ही थॉट हर टू यंग। तो भले ही उसके पिताजी मना करते थे कि नहीं तुम बाहर मत जाओ जियोफ के साथ, एंड जियोफ ने भी कभी अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं किया कि मैं इसको लेकर बाहर जाऊंगा, लेकिन सोफ़ी को पता था कि जियोफ उसके बारे में क्या सोचता है। जियोफ क्या सोचता है कि सोफ़ी बहुत ही यंग है, बहुत ही छोटी है, इसलिए बाहर नहीं ले जा सकते। एंड शी वॉज इम्पेशेंट, और वो काफ़ी बेसब्र थी उस वर्ल्ड में जाने के लिए जिस वर्ल्ड में जियोफ जाता था। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ अ वास्ट वर्ल्ड आउट there waiting for her, and she knew instinctively that she would feel as at home there as in the city. तो वो इस बात के लिए लेके अवेयर थी कि कोई बहुत बड़ी सी दुनिया है जो उसका इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे सरासर हमें केस देखने को मिल रहा है, वो एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग का केस देखने को मिल रहा है। वो कल्पना कर रही है कि ऐसा वर्ल्ड होगा जहाँ पे हर चीज़ अच्छा होगा, ठीक है, वहाँ पे जाने का इसको मन कर रहा है। तो आप समझ पा रहे हैं कि जो थीम है एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग का वो कैसे यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, तो उसको लगता था कि एक ऐसा वर्ल्ड है जो उसका इंतज़ार कर रहा है। एंड शी न्यू इंस्टिंक्टिवली दैट शी वुड फील एज एट होम देयर एज इन द सिटी विच हैड ऑलवेज बीन हर होम। और उसे ये बात कहीं ना कहीं अंदर से फीलिंग आती थी कि वो उस वर्ल्ड में भी इतना ही अपने घर जैसा महसूस करेगी जितना कि वो इस सिटी में महसूस कर रही है जहाँ पे वो हमेशा से रही है, जहाँ पे हमेशा से उसका घर रहा है। इट एक्सपेक्टेंटली अवेटेड हर अराइवल, वो जो शहर था, वो जो वर्ल्ड था जहाँ पे जियोफ जाया करता था, जहाँ सोफ़ी को जैसा लगता था कि ऐसा वर्ल्ड है, ठीक है, उस वर्ल्ड में वो वर्ल्ड मानो इसका इंतजार कर रही है सोफ़ी का कि सोफ़ी आए और वहाँ पर रहे। सी सॉ हर सेल्फ राइडिंग देयर बिहाइंड जियोफ, तो वो इमेजिन करती है कि वो अपने आप को जियोफ के पीछे बैठी हुई है, ठीक है, गाड़ी में। ही वोर न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर्स एंड शी अ येलो ड्रेस विद अ काइंड ऑफ केप दैट फ्लू आउट बिहाइंड। वो इमेजिन करती है कि वो जियोफ के साथ गाड़ी में बैठ के, बाइक में बैठ के जा रही है, ठीक है, और जियोफ जो है वो न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर पहना हुआ है, और वो जो सोफ़ी है वो खुद येलो ड्रेस पहनी हुई है विद अ काइंड ऑफ केप। केप मतलब क्या होता है, जैसे कि आप सुपरमैन को देखे होंगे, पीछे में जो कपड़ा टांगा होता है कंधों से, उसको बोलते हैं केप। तो वो केप पहन के और येलो ड्रेस पहन के सोफ़ी पीछे बैठी हुई है बाइक में। डेट फ्लू आउट बिहाइंड, और जैसे जैसे वो लोग आगे जा रहे हैं तो जो केप जो है वो हवा में लहरा रहा है। देयर वॉज अ साउंड ऑफ अप्लॉज एज द वर्ल्ड रोज टू ग्रीट देम, और जैसे वो लोग रास्ते से गुजर रहे हैं तो पूरी दुनिया खड़ी होकर उनको अप्लॉज कर रहे हैं, ताली बजा के उनका स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा सोफ़ी इमेजिन करती है। तो ये भी एक सरासर हमें देखने को मिल रहा है एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग। ही सेट फ्राउनिंग एट द ऑयली कंपोनेंट ही क्रेडल्ड इन हिज हैंड। अब वापस आते हैं रियलिटी में, और जो जियोफ है वो अपने रूम में क्या कर रहा है, फ्राउन। फ्राउन मतलब आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ऐसे एक्सप्रेशन को बोलते हैं फ्राउन करना। तो वो वैसे ही एक चेहरा करके उस ऑयली कंपोनेंट, वो जो ऑयली पार्ट जो था वो जिसको वो रिपेयर कर रहा था, उसको वो देखे जा रहा है। ही क्रेडल, क्रेडल मतलब होल्ड, जो अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। एज दो इट वर अ स्मॉल डम्ब एनिमल, मानो वो जो पार्ट है वो एक छोटा सा गूंगा एनिमल हो। एंड ही वॉज विलिंग इट टू स्पीक, और वो चाहता था, मानो जियोफ चाहता था कि वो पार्ट कुछ बोले, ऐसा लग रहा था सीन को देख के। अब सोफ़ी बोलती है, आई मेट डेनी केसी, सोफ़ी सेड। ठीक है, सोफ़ी बोलती है कि मैं डेनी केसी से मिली। अब डेनी केसी कौन है, तो डेनी केसी के बारे में आपको 3 बात याद रखना है। सबसे पहला बात तो ये एक यंग फेमस फुटबॉल प्लेयर है, नंबर 1 हुआ ये। नंबर 2 हुआ वो आयरलैंड से बिलोंग करता है, मतलब आयरिश प्लेयर है वो, नंबर 2 पॉइंट ये हुआ। और नंबर तीसरा, वो एक टीम के लिए खेलता है, उस टीम का नाम है यूनाइटेड। ठीक है, ये 3 बात आपको याद रखना है डेनी केसी के बारे में। क्या क्या 3 बात है, एक बार फिर से रिकैप करते हैं। नंबर 1, वो क्या है, एक यंग फेमस फुटबॉल प्लेयर है। नंबर 2, वो एक आयरलैंड से बिलोंग करता है, मतलब आयरिश प्लेयर है वो। और किस टीम के लिए खेलता है, वो यूनाइटेड टीम के लिए खेलता है। ये 3 बात आपको याद रखना है यहाँ से। तो सोफ़ी बोलती है कि मैं डेनी केसी से मिली। ही लुक्ड अराउंड एब्रप्टली वेयर, और तभी जियोफ तुरंत उस तरफ टर्न करता है और बोलता है कि कहाँ मिली। इन द आर्केड फनीली तो इनफ, तो बोलती है कि फ़नी का बात तो ये है, मैं उसे आर्केड में मिली। अब आर्केड क्या होता है, आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, पिलर होता है और ऊपर में आर्क शेप बना होता है, और साइड साइड में आपका दुकान होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आर्केड, आर्केड में मिली। इट्स नेवर ट्रू, तो जियोफ बोलता है कि नहीं, ये सच नहीं है, सच नहीं हो सकता है। आई डिड टू, तो सोफ़ी बोलती है कि मुझे भी ऐसे लगा कि ये सच नहीं है।
शी शुक हर हेड, सॉरी, यू टोल्ड डैड। तो जियोफ पूछता है सोफी से कि क्या तुमने डैड को बताया। शी शुक हर हेड, तो सोफी सिर हिला के बोलती है कि नहीं, मैंने नहीं बताया डैड को। चेस्टन एट हिज अनअवेयरनेस दैट ही वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट्स। चेस्टन मतलब वो थोड़ी गुस्सी हो जाती है कि क्यों ये जियोफ है क्यों इतना अनअवेयर है कि सबसे पहले जो भी बात होता है मैं सबसे पहले उसी से आगे शेयर करती हूँ। तो सोफी इस बात से नाराज़ है कि जियोफ जो है उसको ये बात कैसे नहीं पता, क्योंकि जियोफ पूछता है कि तुमने क्या डैड को बता दिया, क्या उसे ये बात पता नहीं कि सोफ़ी जो है वो हर बात सबसे पहले जियोफ से ही शेयर करती है। तो इस बात से वो थोड़ा नाराज़ हो जाती है ये बात को सोच के। आई डोंट बिलीव इट, तो जियोफ बोलता है कि मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता हूँ कि तुम डैनी केसी से मिले हो। देयर आई वॉज लुकिंग एट द क्लॉथ इन रॉयस विंडो व्हेन समवन केम एंड स्टूड बिसाइड मी। तो मैं कपड़े देख रही थी रॉयस विंडो में। तो आपको पता है आर्केड में इस दोनों तरफ दुकान होता है, तो एक यहाँ पे रॉयस विंडो मतलब ये भी एक दुकान का नाम है, शॉप का नाम है, ठीक है। तो वहाँ से वो देख रही थी, कुछ कपड़े देख रही थी कि तभी क्या हुआ, एक इंसान आके मेरे बगल में खड़ा हुआ एंड आई लुकड अराउंड, और मैं देखी एंड हु स्टूड इट बी बट डैनी केसी, और मेरे बगल में कौन खड़ा था, डैनी केसी खड़ा था। ऑल राइट, व्हाट डज ही लुक लाइक, तो जियोफ बोलता है कि ठीक है तो बता वो कैसा दिखता है। ओ कम ऑन, यू नो व्हाट ही लुक्स लाइक, तो सोफी बोलती है कि चलो तुम्हें तो पता है कि वो कैसा दिखता है। क्लोज टू आई मीन, तो जियोफ बोलता है कि सामने से देखने से कैसा लगता है। तो सोफी से रिप्लाई करती है वेल ही हैज़ ग्रीन आइज़, उसकी आंखें हरी हरी है, जेंटल आइज़, काफ़ी कोमल आंखें हैं उसके, एंड ही इज़ नॉट सो टॉल एज यू वुड थिंक, और वो इतना लंबा नहीं है जितना तुम सोचते हो। शी वॉन्डर्ड इफ शी शुड से अबाउट हिज टीथ बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट, तो वो सोचती है कि उसको कुछ दांतों के बारे में भी कुछ बताए, लेकिन फिर सोचती है कि नहीं छोड़ो, दांत के बारे में नहीं बताएंगे। तो ये भी सब उसका मनगढ़ंत कहानी है, ठीक है, कि वो डैनी केसी से मिली, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। देयर फादर हैड वॉश्ड व्हेन ही केम इन, तो पिताजी है तब तक वो नहा धोआ के आ चुके हैं रूम में, एंड हिज फेस एंड आर्म्स वर शाइनी एंड पिंक एंड ही स्मेल्ड ऑफ सोप, और उसके चेहरे जो थे और आर्म जो थे वो चमक रहे थे, नहा धोआ के साफ हो चुके थे और पिंक थे, एंड ही स्मेल्ड ऑफ सोप, और उनके शरीर से सोप का सुगंध आ रहा था। ही स्विच्ड ऑन द टेलीविजन, टीवी चालू करते हैं वो, टॉस्ड वन ऑफ लिटल डायरेक्ट शूज फ्रॉम हिज चेयर ऑन टू द सोफा एंड सैट डाउन विद अ ग्रंट। टॉस मतलब थ्रो जेंटली, आराम से जो डेरिक का जो एक शू जो चेयर पे पड़ा हुआ था वो शू उठा के वो सोफा पे फेंक देते हैं और चेयर पे बैठ जाते हैं विद अ ग्रंट, थोड़ा आवाज़ करते हुए। सोफी में डैनी कैसी, जियोफ सेड, तो जियोफ आके ये बात डैडी को बता देता है, बोलता है कि सोफी डैनी कैसी से मिली है। सोफी रिगल्ड वेयर सी वॉज सिटिंग एट द टेबल, तो सोफी जहाँ भी बैठी थी वहाँ पर छटपटा उठी, ठीक है, रिगल मतलब थोड़ा मूवमेंट करना, छटपटा जाना, शॉक हो गई वो कि ये बात जियोफ जाके डैडी को बता दिया। हर फादर टर्न्ड हिज हेड ऑन हिज थिक नेक टू लुक एट हर, तो उसके पिताजी जो थे तो मोटे गर्दन को टर्न करके सोफी को देखते हैं। हिज एक्सप्रेशन वॉज वन ऑफ डिस्डेन, और उनका जो एक्सप्रेशन था वो डिस्डेन मतलब आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, मतलब आप किसी को नीच नज़र से, इंसल्टिंग नज़र से देखें, ठीक है। इट्स ट्रू, जियोफ सेड, जो बोलता है कि ये सच है। आई वंस न्यू अ मैन हु हैड नोन टॉम फिनी, हिज फादर हैड सेड रिवरेंटली टू द टेलीविज़न, तो पिताजी जो थे वो टीवी देखते हुए बोलते हैं कि मैं एक ऐसे इंसान को जानता था जो टॉम फिनी को जानता था, बट डैट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो, लेकिन ये बहुत दिन पहले था। यू टोल्ड अस, जियोफ सेड, तो जो बोलता है कि आपने बता चुका है, आपने इसके बारे में पहले हमें बता दिया है। केसी माइट बी दैट गुड समडे, तो पिताजी बोलते हैं कि केसी भी एक दिन, डैनी केसी भी एक दिन उतना ही अच्छा हो जाएगा। कितना अच्छा हो जाएगा, टॉम फिनी की तरह। बेटर दैन डैट, इवन ही इज़ द बेस्ट, तो जियोफ बोलता है कि हो सकता है वो उससे भी अच्छा हो जाए, वो सबसे बेस्ट है। इफ़ ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर, इफ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली, अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन फॉर अ यंगस्टर इन द गेम दिस डेज, तो डैड जो है वो रिप्लाई करते हैं कि अगर वो अपना हेड को शोल्डर पे रखे, कीप हिज हेड और शोल्डर का मतलब होता है बी सेंसिबल एंड इंटेलिजेंट, अगर वो दिमाग से सोचे और अपने होशो हवास में रहे तब वो क्या होगा, तब वो बेस्ट होगा, ठीक है, तब वो उससे भी अच्छा हो सकता है। डैनी केसी टॉम फिनी से भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है जब वो अपने दिमाग से सोचे, इंटेलिजेंटली बिहेव करे। इफ़ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली, तो जितने भी वो जो जिस टीम के लिए खेलता है वो टीम अगर उसका अच्छे से ध्यान रखे तब वो हो सकता है आगे चल के बहुत बड़ा खिलाड़ी बने। अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस फॉर अ यंगस्टर इन द गेम दिस डेज, आजकल यंगस्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है गेम में, ठीक है, आजकल। तो ये डैड बोलते हैं, तो जियोफ जो है वो रिप्लाई करता है ही विल बी ऑल राइट, वो ठीक रहेगा। ही इज़ विद द बेस्ट टीम इन द कंट्री, वो कंट्री में बेस्ट टीम के साथ है वो। तो आपको पता है वो किस टीम के लिए खेलता है,
यूनाइटेड, आपको याद रखना है। किस कंट्री से बिलोंग करता है वो? आयरलैंड से बिलोंग करता है, ठीक है। ही इज़ वेरी यंग येट, तो पिताजी बोलते हैं कि वो बहुत छोटा है। ही इज़ ओल्डर देन आई एम, तो जियोफ रिप्लाई करता है इस बात का कि वो मेरे से तो बड़ा है। तो फिर पिताजी बोलते हैं टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम, फर्स्ट टीम के लिए वो बहुत छोटा है। फर्स्ट टीम का मतलब होता है जो फर्स्ट 11 प्लेयर जो ग्राउंड में उतरता है उसको बोलते हैं फर्स्ट टीम, ठीक है। तो वो फर्स्ट टीम में शामिल था, और जब कोई घायल हो जाता है तो सब्स्टिट्यूट टीम आता है वहाँ से, ठीक है। सब्स्टिट्यूट प्लेयर में से एक को लिया जाता है, तो ये सब्स्टिट्यूट में नहीं था, फर्स्ट टीम में था। तो डैड बोलते हैं कि फर्स्ट टीम के लिए वो काफ़ी छोटा है। तो फिर जियोफ रिप्लाई करता है यू कांट आर्ग्यू विद दैट सॉर्ट ऑफ एबिलिटी, बोलता है कि जब उसके अंदर इतना टैलेंट है, इतना एबिलिटी है, तब आप आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं कि वो फर्स्ट टीम में ना हो। ही इज़ गोइंग टू बाई अ शॉप, सोफी सेड फ्रॉम द टेबल। तो इन दोनों का कन्वर्सेशन को काटते हुए सोफी रिप्लाई करती है, टेबल से बैठे बैठे बोलती है कि वो एक दुकान खरीदने वाला है, शॉप खरीदने वाला है। हर फादर ग्रीमेस्ड, तो उसके पिताजी जो थे, ग्रीमेस्ड मतलब एंग्री हो जाते हैं और बोलते हैं वेयर डिड यू हेयर डैट, तो बोला ये तुमने कहाँ सुन लिया? तो सोफी बोलती है कि ही टोल्ड मी सो, उसने मुझे खुद कहा कि वो एक दुकान खरीदने वाला है। ही मटर्ड समथिंग इनऑडिबल एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ राउंड इन दिस चेयर, तो कुछ बड़बड़ाते हैं पिताजी और टर्न करके बोलते हैं, उधर घूम के बोलते हैं दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरीज, देखिए फिर से तुम्हारा ये मनगढ़ंत कहानी में से कोई एक कहानी है। तो जियोफ बोलता है शी मेट हिम इन द आर्केड, जियोफ सेड एंड टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन, तो जियोफ सब बात बता देता है पिताजी को कि कैसे वो आर्केड में उससे मिली और क्या क्या हुआ। वन ऑफ दीज डेज यू आर गोइंग टू टॉक योर सेल्फ इन टू अ लोड ऑफ ट्रबल, हर फादर सेड एग्रेसिवली, तो पिताजी काफ़ी गुस्से से बोलते हैं कि किसी एक दिन तुम काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी, ये जो तुम इतना फेंकती हो काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। जियोफ नोज इट्स ट्रू डोंट यू जियोफ, तो सोफी जवाब देती है कि जियोफ को पता है कि ये सच है कि नहीं जियोफ? तो पिताजी फिर बोलते हैं ही डोंट बिलीव यू दो ही वुड लाइक टू, बोलता है कि पिताजी बोलते हैं कि जियोफ तुम्हें विश्वास नहीं करेगा, अगर वो चाहे भी तो वो तुम पे विश्वास नहीं कर सकता है। तो इतना करके ये सीन खत्म हो जाता है। अब दूसरा सीन फिर स्टार्ट होता है। द टेबल लैम्प कास्ट एन एम्बर ग्लो अक्रॉस हर ब्रदर्स बेडरूम वॉल, तो फिर वो जियोफ का रूम का डिस्क्राइब किया गया है। उस रूम में एक टेबल लैम्प जल रहा है और उसमें एम्बर ग्लो मतलब येलो कलर का लाइट वॉल पे पड़ रहा है, बेडरूम का वॉल पे। एंड अक्रॉस द लार्ज पोस्टर ऑफ यूनाइटेड फर्स्ट टीम स्क्वाड, और वॉल पे एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है यूनाइटेड का फुटबॉल टीम का, ठीक है, फर्स्ट टीम। एंड द रो ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ्स बीनीथ, और पूरा जो बड़ा पोस्टर के नीचे, पूरा बड़ा पोस्टर में तो टीम का फोटो, यूनाइटेड टीम का, और उसके नीचे एक लाइन लगा हुआ है ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ चिपका हुआ है। और वो फोटोग्राफ किसका है? कुछ फोटोग्राफ चिपका हुआ है और उसमें से 3 ऑफ देम ऑफ द यंग आयरिश प्रोडिगी केसी, और उन फोटोग्राफ में से 3 फोटो तो उस आयरिश प्रोडिगी का है जिसका नाम है डेनी केसी। प्रोडिगी मतलब एक्सट्रीमली टैलेंटेड चाइल्ड, ठीक है, बहुत ही छोटे उम्र में जब बहुत ज़्यादा टैलेंट है उसको बोलते हैं प्रोडिगी। तो यहाँ पे डेनी केसी को बोला गया है प्रोडिगी। तो प्रोडिगी का डेनी केसी का 3 फोटो लगा हुआ था जियोफ के बेडरूम में। तो इससे पता चलता है कि ये लोग जो है बहुत बड़े फैन है डेनी केसी के। प्रॉमिस यू विल टेल नो वन, सोफी सेड, तो सोफी बोलती है कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम किसी को बोलोगे नहीं। तो जियोफ बोलता है नथिंग टू टेल इज देयर, लाइक कुछ बताने को है ही क्या? तो फिर सोफी बोलती है प्रॉमिस जियोफ डैड वुड मर्डर मी, लाइक प्रॉमिस करो जियोफ, पिताजी मुझे मार डालेंगे। तो जियोफ बोलता है ओनली इफ़ ही थॉट इट वॉज ट्रू, वो तुम्हें तभी मारेंगे जब उन्हें लगे कि तुम्हारी बातों में कुछ भी सच्चाई है। तो सोफी बोलती है प्लीज़ जियोफ। तो जियोफ बोलता है क्राइस्ट सोफी यू आर स्टिल एट स्कूल, केसी मस्ट हैव स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स, लेकिन भगवान के लिए सोफी तुम अभी भी स्कूल में हो, तुम्हारा बहुत छोटी हो तुम। केसी मस्ट हैव स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स, उसके पास तो पहले से ही कई सारी लड़कियां होंगी, ठीक है, स्ट्रिंग मतलब ग्रुप ऑफ गर्ल्स, उसके पास काफ़ी सारी होंगी लड़कियां, वो तुमसे क्यों बोलेगा कुछ भी? नो ही डजंट, तो सोफी बोलती है कि नहीं उसके पास कोई लड़कियां नहीं है। हाउ वुड यू नो डैट, ही जर्ड मतलब मजाक उड़ाते हुए बोलता है, टीज करते हुए बोलता है उसको कि तुम्हें ये बात कैसे पता कि उसके पास कोई लड़कियां नहीं है? ही टोल्ड मी डैट्स हाउ, क्योंकि उसने मुझे बताया उसलिए। तो जो बोलता है एज इफ एनी वन वुड टेल अ गर्ल समथिंग लाइक दैट, तो भला ऐसा कौन इंसान इस लड़की को कोई लड़की को ऐसा बात बोलता है? जो बोलता है ये बात। तो सोफी रिप्लाई करती है येस ही डिड, मतलब हाँ उसने मुझे कहा। ही इजंट लाइक दैट, ही इज़ क्वाइट, वो वैसा नहीं है, वो शांत स्वभाव का इंसान है। नॉट एज क्वाइट एज ऑल डैट अपेरेंटली, मतलब कि इतना भी तो वो ऐसा नहीं है कि तुम्हें ऐसा कुछ बोल दे वो।
तो सोफी रिप्लाई करती है, इट वॉज नथिंग लाइक डैट, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जियोफ, इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट, मैंने उससे पहले बोला। व्हेन आई सॉ हु इट वॉज, जब मैंने देखा कि वो कौन है, जब मैंने उसे पहचान लिया कि वो डेनी कैसी है, मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी बट आरंट यू डेनी कैसी, मैंने उससे कहा कि एक्सक्यूज़ मी, आप डेनी कैसी तो नहीं हो। एंड ही लुक्ड सॉर्ट ऑफ सरप्राइज्ड, और वो चौंक गया थोड़ा। एंड ही सेड, और वो रिप्लाई किया, यस दैट्स राइट, हाँ तुम सही हो। एंड आई न्यू इट मस्ट बी हिम बिकॉज ही हैड द एक्सेंट, यू नो, लाइक व्हेन दे इंटरव्यूड हिम ऑन द टेलीविजन। तो सोफ़ी कैसे पहचान गई कि ये असली में डेनी कैसी है, क्योंकि जैसे ही उसने कहा यस दैट्स राइट, मतलब उसका जो बोलने का तरीका था, जिसको बोलते हैं एक्सेंट, बोलने का तरीका को एक्सेंट बोलते हैं, ठीक है, उसका जो एक्सेंट था वो ठीक उसी तरीके से था जैसे वो लोग टीवी में देखते थे उसको इंटरव्यू देते हुए, ठीक है। तो उससे वो पहचान गई कि नहीं ये असली का डेनी कैसी है। सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ फॉर लिटिल डेरेक, तो मैंने डेरेक के लिए, अपने छोटे भाई के लिए उससे ऑटोग्राफ मांगा। बट नीदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और अ पेन, किसी के पास पेन या फिर पेपर था नहीं। सो देन वी जस्ट टॉक्ड अ बिट, तो इसलिए हमने कुछ बातें की। अबाउट द क्लोथ्स इन रॉयस विंडो, वहाँ पे जो कपड़े थे उनके बारे में बात की। ही सीम्ड लोनली, ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी अकेलापन महसूस कर रहा है। आफ्टर ऑल इट्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड, क्योंकि वो काफ़ी दूर आ चुका है फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड। आपको पता है कि जो ये डेनी केसी है वो कौन से कंट्री से बिलोंग करता है, आयरलैंड से, ठीक है। और वो काफ़ी दूर आ चुका है घर से यहाँ पे गेम खेलने के लिए। एंड देन जस्ट एज ही वॉज गोइंग ही सेड, और तब जब वो जाने वाला था तब उसने कहा कि इफ़ आई वुड केयर टू मीट हिम नेक्स्ट वीक ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ देन। तो यहाँ पे फेंकने का हाथ पार कर चुकी है सोफ़ी, और वो बोलती है कि डेनी केसी उससे बोला कि अगर मैं चाहूँ, ठीक है, इफ़ आई वुड केयर टू, मतलब अगर मैं परमिशन दूँ तो अगले सप्ताह हो सकता है कि वो मुझे मिले और मुझे एक ऑटोग्राफ दे दे। मतलब डेनी केसी उसे बोला कि वो उससे मिल के उसको ऑटोग्राफ देगा। तो ये पूरा फेंक रही है। ऑफ कोर्स आई सेड आई वुड, तो जाहिर सा बात है मैंने भी कहा कि हाँ मैं तुमसे मिलूँगी। तो ये सब बात सोफ़ी ने जियोफ को बता दिया। एज इफ़ यू वुड एवर शो अप, तो जियोफ रिप्लाई करता है कि जैसे कि वो तुमसे मिलने आ ही जाएगा। यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू, तो सोफ़ी बोलती है कि अब तो तुम मेरे बात पे विश्वास करते हो ना। ही ड्रैग्ड हिज जैकेट विच वॉज शाइनी एंड शेपलेस, तो अपना जैकेट उठाता है जो काफ़ी शाइनी होता है और शेपलेस मतलब इधर उधर से मुड़ा हुआ होता है, सही शेप में नहीं होता है। फ्रॉम द बैक ऑफ द चेयर के पीछे से एक जैकेट उठाता है। एंड पुश्ड हिज आर्म्स इनटू इट, और अपने हाथों को उसमें डाल लेता है। सी विश्ड ही पेड मोर अटेंशन टू हिज अपीयरेंस, तो वो फिर से विश करती है कि काश मेरा भाई थोड़ा सा अपने अपीयरेंस पे थोड़ा ध्यान देता। विश्ड ही केयर्ड मोर अबाउट क्लोथ्स, अपने कपड़ों पे थोड़ा ध्यान देता। ही वॉज टॉल विद अ स्ट्रॉन्ग डार्क फेस, लंबा था, स्ट्रॉन्ग डार्क फेस था उसका, हैंडसम था सी थॉट। लेकिन खाली यही है कि थोड़ा कपड़ों पे ध्यान देते तो और भी अच्छा दिखेगा वो। इट्स द अनलाइकलीस्ट थिंग आई हैव एवर हर्ड, ही सेड। तो जियोफ रिप्लाई देता है कि मैंने ये सबसे अजीब, अनलाइकलीस्ट मतलब अनएक्सपेक्टेड, मोस्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग उसने आज तक अपने लाइफ में सुना है, जो भी सोफ़ी ने उससे कहा। तो इतना करके ये सीन भी एंड हो जाता है। अब देखते हैं सीन कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। ऑन सैटरडे, शनिवार का दिन था, दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉच यूनाइटेड। और ये पिलग्रिमेज, ऐसे तो पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा, लेकिन यहाँ पर तीर्थ यात्रा नहीं है, मतलब मानो वो हर सैटरडे को सप्ताह में एक दिन वो लोग पिलग्रिमेज की तरह, मतलब उनका एक सेरेमनी, मतलब एक रूटीन बन गया था कि कहाँ जाना है उन्हें, एक मैच देखने जाना है, यूनाइटेड का मैच, ठीक है, फुटबॉल मैच देखने जाना है। तो वो लोग सभी को चले गए यूनाइटेड मैच को देखने के लिए, सभी कोई नहीं, मम्मी को छोड़ के बाकी सभी लोग चले गए। सोफ़ी एंड हर फादर एंड लिटिल डेरेक वेंट डाउन नियर द गोल। तो सोफ़ी और उसके पिताजी और लिटिल डेरेक नीचे बैठे, ठीक है, नीचे के सीट्स पर बैठे गोल के पास में। और जियोफ एज ऑलवेज वेंट विथ हिज मेट्स हायर अप, और जियोफ हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ ऊपर वाले सीटों में बैठा। यूनाइटेड वॉन 2-0, और वो मैच यूनाइटेड जीत गया 2-0 से, ठीक है। एंड केसी ड्रोव इन द सेकेंड गोल, और 2-0 से जीता, और जो दूसरा गोल था वो किसने किया था, केसी ने किया था। अब वो गोल कैसे किया था, अ ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड आयरिश जीनियस, ठीक है, वो एक इनोसेंट सा था केसी, और लेकिन वो काफ़ी जीनियस भी था, बहुत ज़्यादा दिमाग था उसमें। और वो गोल कैसे किया वो अब डिस्क्राइब किया गया है। गोइंग राउंड द 2 बिग डिफेंडर्स ऑन द एज ऑफ द पेनल्टी एरिया, तो पेनल्टी एरिया मतलब ग्राउंड का जो साइड इलाका होता है उसको बोलते हैं पेनल्टी एरिया, ठीक है। तो वहाँ से वो होते हुए, और उसके सामने ठीक 2 बड़े बड़े डिफेंडर लोग थे दूसरे टीम के, तो उनको वो क्रॉस करते हुए
पेनल्टी एरिया से होते हुए विद हर फादर्स स्क्रीमिंग फॉर हिम टू पास, और उसके पिताजी अपने सीट पर बैठे बैठे चीख रहे हैं कि तुम बॉल को पास कर दो वहाँ से दूसरे खिलाड़ी की तरफ, एंड बीटिंग द हेजिटेंट गोलकीपर फ्रॉम अ डजन यार्ड्स। लेकिन फिर भी वो दो बिग डिफेंडर्स को क्रॉस करते हुए पेनल्टी एरिया से गुजरते हुए वो क्या करता है, उस गोलकीपर को बीट कर देता है फ्रॉम अ डजन यार्ड्स। डजन यार्ड की दूरी से वो गोलकीपर को बीट करके एक गोल कर देता है। ठीक है, तो सोफी ग्लोड विथ प्राइड, और जैसे ही गोल होता है तो सोफी काफ़ी गर्व से भर जाती है, उसके अंदर प्राइड आ जाता है। आफ्टरवर्ड जियोफ वॉज एक्सकैटिक, और बाद में जियोफ भी काफ़ी एक्सकैटिक का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है वो। आई विश ही वॉज एन इंग्लिश मैन, समवन सेड ऑन द बस। जब वो लोग वापस लौट रहे होते हैं तो बस में किसी ने बोला कि काश वो एक इंग्लिश मैन होता, काश वो इंग्लैंड से बिलोंग करता। आपको पता है कि डैनी केसी कहाँ से बिलोंग करता है, वो तो एक आयरिश प्लेयर है, आयरलैंड से बिलोंग करता है। आयरलैंड विल विन द कप, लिटिल डेरेक टोल्ड हिज मदर व्हेन सोफी ब्रॉट हिम होम। तो जब लिटिल डेरेक घर में आ गया तो घर में वो आके मम्मी को बोलता है कि आयरलैंड ही कप जीतेगा ये। ठीक है, हर फादर वॉज गॉन टू द पब टू सेलिब्रेट, और उसके पिताजी जीत की खुशी में कहाँ चले गए थे, पब चले गए थे सेलिब्रेट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ। व्हाट्स दिस यू हैव बीन टेलिंग, जेंसी सेड। अब यहाँ से फिर से सीन खत्म होता है और दूसरे सीन पे आते हैं। अब इस सीन में जेंसी और सोफी फिर आपस में बात कर रहे हैं, और जेंसी बोलती है कि व्हाट्स दिस यू हैव बीन टेलिंग, तो ये तुम क्या बोल रही हो आजकल। नेक्स्ट वीक, अगली सप्ताह, जब जेंसी सोफी से मिलती है और बोलती है कि ये सब तुम क्या बात फैला रही हो हर जगह। अबाउट वॉट, मतलब कि किस चीज़ के बारे में कि मैं क्या बोली। तो जेंसी फिर रिप्लाई करती है, योर जियोफ टोल्ड आवर फ्रैंक यू मेट डैनी केसी। तो तुम्हारे भाई जियोफ ने मेरे भाई फ्रैंक को कहा कि तुम डैनी केसी से मिली हो। तो यहाँ पर सोफी का भाई है जियोफ और जेंसी का भाई है फ्रैंक। ठीक है, तो जियोफ ने जाकर फ्रैंक को बता दिया है कि सोफी जो है वो डैनी केसी से मिली है। दिस वॉजंट एन इंक्विजिशन, तो जिस तरीके से जेंसी ने क्वेश्चन पूछा है वो एक इंक्विजिशन नहीं था। इंक्विजिशन मतलब एक क्वेश्चन नहीं था, ऐसा नहीं कि आप किसी से सवाल कर रहे हो कि ये तुमने क्यों किया, ऐसा नहीं था। जस्ट जेंसी बिंग नोजी, ये तो सिर्फ जेंसी मतलब क्यूरियस थी, नोजी मतलब क्यूरियस थी, उसको जानने का इच्छा था इसलिए उसने पूछा। बट सोफी वॉज स्टैटर्ड, लेकिन जो भी हो सोफी जो थी ये क्वेश्चन सुन के वो चौंक गई। ओ डैड, तो सोफी बोलते अच्छा वो, तो जेंसी बोलते जेंसी फ्राउन, जेंसी फिर से फ्राउन करती है, फ्राउनिंग एक्सप्रेशन आपको याद होगा, फिर से फ्राउन करती है। सेंसिंग सी वॉज कवरिंग, उसको महसूस होता है कि कहीं वो झूठ छिपा रही है, सॉरी सच छिपा रही है। येस डैड, बोले हाँ वही। वेल येस आई डिड, तो सोफी रिप्लाई करती है कि हाँ मैंने मिली तो सही। यू नेवर डिड, जेंसी एक्सक्लेम्ड, तो जेंसी बोले कि नहीं तुम नहीं मिली हो, तुम झूठ बोल रही हो। सोफी ग्लेयर्ड एट द ग्राउंड, तो सोफी ग्राउंड को देखे जा रही थी। डैम डैड जियोफ, और बोलती कि जियोफ की ऐसी की तैसी। दिस वॉज अ जियोफ थिंग नॉट अ जेंसी थिंग, वो सोचती है कि ये जियोफ के लिए था ना कि जेंसी के लिए था। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो ये सोफ़ी है वो काफ़ी जियोफ को प्यार करती है। ठीक है, काफ़ी उसको भाई उसको काफ़ी पसंद है, तो वो हर बात वो सबसे पहले जाके जियोफ को ही शेयर करती है। तो उसे यहाँ पे काफ़ी बुरा लग रहा है कि जियोफ आके जेंसी फ्रैंक को बता दिया और फ्रैंक के जरिए जेंसी को भी पता चल गया। तो इस बात से उसको बुरा लग रहा है कि उनका जो सीक्रेट था वो अब सीक्रेट नहीं रहा। तो यहाँ पे बोला गया है इट वॉज अ जियोफ थिंग नॉट अ जेंसी थिंग, इट वॉज मेंट टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन देम। ये एक स्पेशल बात था, सिर्फ सोफ़ी और जियोफ के बीच का बात था ये, इसको नहीं पता चलना चाहिए था जेंसी को। समथिंग सीक्रेट, ये एक सीक्रेट था। इट वॉजंट अ जेंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल, जेंसी के लिए तो एकदम ही नहीं था ये। टेल गोकी जेंसी समथिंग लाइक दैट एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट। तो गोकी का मतलब होता है ग्रेसलेस ऑकवर्ड, तो इस ऑकवर्ड मतलब अजीब सी जेंसी को कुछ भी बता दो और बताने के बाद कुछ ही देर में पूरा आस पड़ोस के पूरा मोहल्ले को पता चल जाता था वो बात। डैम डैट जियोफ वॉज नथिंग सेक्रेट, बोलते हैं कि जियोफ की ऐसी की तैसी, क्या हमारे जो सेक्रेट का मतलब होता है होली, क्या हमारा रिलेशन इतना भी पवित्र नहीं है कि हम लोग कुछ बात सीक्रेट रख पाए, हर चीज़ सबको बताना ज़रूरी है क्या। तो ये बात सोफ़ी सोच रही है। इट्स अ सीक्रेट, तो सोफ़ी बोलती है कि ये सीक्रेट है, मेंट टू बी मतलब अब तो सीक्रेट नहीं रहा, सीक्रेट के लिए था ये। आई विल कीप अ सीक्रेट सोफ, यू नो डैट, तो जेंसी बोलती है कि सोफ मैं इसे सीक्रेट रखूँगी, तुम्हें पता है। आई वॉजंट गोइंग टू टेल एनी वन, मैं किसी को ये बात बताने वाली नहीं थी। देयर विल बी अ राइट ओल्ड रो इफ़ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट, तो बोल कि वो फिर से पुराना वाला रो मतलब वो फिर से पुराना वाला झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा अगर मेरे पिताजी को इसके बारे में पता चला तो। जेंसी ब्लिंक्ड, तो जेंसी अब क्या करती है, ब्लिंक करती है और वो बोलती है कि झगड़ा, आई थॉट
आई वुड हैव थॉट ही वुड बी चफ्ड एट एज एनीथिंग। तो जेंसी बोलते कि मुझे तो लगा वो चफ मत चफ मतलब चेयरफुल, वो खुश हो जाएंगे। तो खुश होने वाली बात है, इसमें झगड़ा कहाँ से आ गया, जेंसी बोलती है। तो सी रियलाइज्ड देन दैट जेंसी डिडंट नो अबाउट द डेट बीट। तो तब सोफ़ी को रियलाइज़ होता है कि जेंसी को पता नहीं है इस डेट के बारे में। मतलब वो जो नेक्स्ट वीक में जो डेट पे जा रहे हैं सोफ़ी, और जो ये तो सब सोफ़ी का मनगढ़ंत कहानी है ना। तो सोफ़ी सोची हुई कि सोफ़ी ने जोफ को क्या बताया था कि अगले सप्ताह जो था वो जो डैनी केसी है वो आके सोफ़ी से मिलेगा और उसे अपना ऑटोग्राफ देगा। तो अब सोफ़ी को रियलाइज़ होता है कि ये बात जेंसी को पता नहीं है। जेंसी को सिर्फ इतना पता है कि वो लोग मिले थे, अगले सप्ताह फिर से मिलने वाले हैं, डेट पे जाने वाले हैं, तो वो बात जेंसी को पता नहीं है। तो वहीं यहाँ पे लिखा गया कि सी रियलाइज डेट जेंसी डिडंट नो अबाउट द डेट बीट। जियोफ हैडंट टोल्ड अबाउट डैट, जियोफ ने उसके बारे में नहीं बताया। तो यहाँ पे जेंसी सोफ़ी को कैसे रियलाइज़ होता है कि जेंसी को डेट के बारे में पता नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ही कहा था कि यहाँ पे जेंसी ने बोला था कि अगर घर में पता चल गया तो यहाँ पे झगड़ा हो जाएगा। तो वो ये सोच के बोली थी कि अगर डेट के बारे में पता चला तब झगड़ा होगा, ना कि मिलने से झगड़ा होगा, ठीक है। तब जेंसी ने कहा था कि झगड़ा कैसा है, तो खुशी होने वाली बात है। मतलब जेंसी को पता नहीं है कि वो लोग डेट पे जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे वो समझी कि जेंसी को डेट के बारे में पता नहीं है। सी ब्रीथेड मोर इजीली, अब थोड़ा सोफ़ी को राहत का सांस लेती है वो। सो जियोफ हैडंट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल। तो चलो जियोफ ने उसको उतना निराश नहीं किया। ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल, थोड़ा तो विश्वास था जियोफ को सोफ़ी पे। आफ्टर ऑल समथिंग माइट बी सेक्रेट, तो चलो कुछ तो हमारे रिश्ते में कुछ तो पवित्रता थी, जिसके कारण जियोफ ने हर बात सोफ़ी को नहीं बताया, सॉरी जेंसी को नहीं बताया। इट वॉज जस्ट ए लिटल थिंग रियली। अब सोफ़ी जो है वो हर बात जेंसी को बताती है, बोलती है कि ये बहुत छोटा सा बात था। आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ बट वी हैडंट एनी पेपर और अ पेन सो इट वॉज नो गुड। मतलब मैंने उनसे ऑटोग्राफ मांगा लेकिन ना पेपर था ना पेन था, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ऑटोग्राफ मांगने का। तो ये सब हुआ, सोफ़ी ने ये सब बात जेंसी को बता दी। हाउ मच हैड जियोफ सेड, तो फिर सोफ़ी पूछती है कि जियोफ ने क्या बताया तुम्हें। जेजस आई विश आई वुड हैव बीन देयर, तो जेंसी बोलते कि हे भगवान काश मैं भी होती वहाँ पे। ऑफ कोर्स माई डैड डिडंट वॉन्ट टू बिलीव इट, तो ये तो जाहिर सा बात है कि मेरे पिताजी इस बात पर विश्वास कर नहीं रहे हैं। यू नो व्हाट अ मिजरी ही इज़, अब तुमको पता है कि वो कितने मिजरी मतलब डिस्कम्फर्ट है, वो एक परेशानी है। बट द लास्ट थिंग आई नीड इज क्यूज ऑफ पीपल राउंड माई आवर हाउस आस्किंग हिम व्हाट्स ऑल दिस अबाउट डैनी केसी। बट द लास्ट थिंग आई नीड मतलब आई डोंट नीड, ठीक है। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरे घर के बाहर क्यों लग जाए, मतलब लाइन लग जाए लोगों के बारे में, लोगों का लाइन लग जाए और वो लोग ये पूछे मेरे पिताजी से कि ये सब क्या है डैनी केसी का केस, ठीक है। ये मैं नहीं चाहती हूँ, ऐसा ना हो। ही वुड मर्डर मी, मेरे पिताजी मुझे मार डालेंगे अगर ऐसा हुआ तो। एंड यू नो हाउ माई मम गेट्स व्हेन देयर सरो, और तुम्हें पता है कि मेरी मम्मी कैसे बिहेव करती है जब कभी झगड़ा होता है तो यहाँ पे और भी वो फेंके जा रही है कि लाइन लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जेंसी सेड हस्ट, मतलब जेंसी करके बोलती है यू कैन ट्रस्ट मी, लाइक तुम मुझे विश्वास कर सकती हो सोफ, यू नो डैट, तुम्हें पता है। तो इतना करके दोनों का बातचीत फिर ख़त्म हो जाता है। फिर अब सीन शिफ्ट होता है, फिर ऐसे करते शाम हो जाता है। आफ्टर डार्क, अंधेरा होने का बाद, शी वॉकड बाई द कैनल, तो वो वॉक कैनल के साइड से चले जा रही थी। कैनल क्या होता है, एक वो आप पिक्चर में देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा, इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं कैनल, ठीक है। along a sheltered path lighted only by the glare of the lamps from the wharf across the water। तो वो कैनल के साइड से चल रही है और कहाँ पे चल रही है, शेल्टर्ड पाथ, ऊपर में शेल्टर बना हुआ है, ठीक है, छत लगा हुआ है, वहाँ से वो चले जा रही थे। और वहाँ पे जो लाइट है वो सिर्फ वो जो कैनल है, कैनल के उस पार से फ्रॉम द वॉर्फ मतलब क्या होता है, ऐसा जगह, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि स्टोन या फिर वुड का बना हो और वहाँ पे शिप्स या फिर बोट को बांधा जाता हो। तो वहाँ पे जो लैंप लगा हुआ है, वहाँ से लैंप का हल्का सा रोशनी इधर शेल्टर्ड पाथ पे पड़ रहा था। तो वो उसी पाथ से वो चल के जा रही थी। एंड द अनसीजिंग मतलब कंटिन्यूअस ड्रोन मतलब नॉइज़ ऑफ द सिटी, जो शहर का जो नॉइज़ था वॉज मफल्ड, वो काफ़ी मंद था, मतलब ढीला हो गया था, नॉइज़ कम आ रहा था यहाँ पे, और डिस्टेंट काफ़ी दूर था शहर। तो शांत जगह पे अभी सोफ़ी जो है वो यहाँ पे चल रही है, शेल्टर्ड प्लेस और बिसाइड द कैनल। इट वॉज अ प्लेस शी हैड ऑफन प्लेड इन व्हेन शी वाज अ चाइल्ड,
तो एक ये ऐसा जगह था जहाँ पे वो अक्सर खेला करती थी जब वो छोटी सी बच्ची थी। तो देयर वॉज वुडन बेंच बीनीथ अ सॉलिटरी एल्म वेयर लवर समटाइम्स केम। तो वहाँ पे एक वुडन बेंच था बीनीथ अ सॉलिटरी एल्म। सॉलिटरी एल्म मतलब एक सिंगल ट्री के नीचे एक बेंच लगा हुआ था जहाँ पे लवर्स लोग आके वहाँ पे बैठते थे। सी सैट डाउन टू वेट, तो वो वहीं पे बैठी और इंतज़ार करने लगी। ठीक है, वो मतलब अभी भी सपना देख रही है, इमेजिन कर रही है कि काश डेनी केसी आएगा। इट वॉज द परफेक्ट प्लेस, वो काफ़ी अच्छा प्लेस था। शी हैड ऑलवेज थॉट सो फॉर अ मीटिंग ऑफ दिस काइंड। तो इस टाइप के मीटिंग के लिए वो एक परफेक्ट प्लेस था, वो हमेशा से यही सोच के रखी थी। फॉर दोज हु विश नॉट टू बी ऑब्जर्व, उन लोगों के लिए जो ये चाहते हो कि उन्हें कोई देखे ना। शी न्यू ही वुड अप्रूव, उसे पता था कि डेनी केसी जो है वो इस जगह को अप्रूव कर देगा, मतलब उसे ये जगह पसंद आएगी। तो अभी भी वो सपने में है, वो सोच रही है कि चले जा रही है और इमेजिन कर रही है कि यहाँ पे वो आएगा और बैठेगा। फॉर सम वाइल वेटिंग सी इमेजिन्ड हिज कमिंग, तो थोड़ी देर के लिए वो इंतजार करते करते वो अब इमेजिन करने लगती है कि डेनी केसी वहाँ से चल के आ रहा है। सी वॉच्ड अलोंग द कैंडल सी हिम कम आउट ऑफ द शेडोज, तो वो देख रही है कि वो अंधेरे से होते हुए चलता हुआ आ रहा है। इमेजिनिंग हर ओन कंसिक्वेंट एक्साइटमेंट, और वो इमेजिन कर रही है कि वो कितनी एक्साइटेड है डेनी केसी को देख के। नॉट अंटिल सम टाइम हैड इलेप्स्ड, तो जब तक कि थोड़ा टाइम पास ना हो गया हो, डिड सी बिगेन बैलेंस्ड अगेंस्ट द आइडिया ऑफ हिज नॉट कमिंग। तो जब तक थोड़ा टाइम पास नहीं हुआ तब तक, उसके बाद उसके रियलाइज़ हुआ कि वो नहीं आ रहा है। ठीक है, अब वो रियलिटी में आ रही है कि डेनी केसी वहाँ पे नहीं आ रहा है। थोड़ी देर टाइम बीतने के बाद उसे रियलाइज़ हुआ ये बात। हेयर आई सीट, लेकिन वो फिर भी और भी इमेजिन करती है कि यहाँ पे मैं बैठी हूँ। सी सेड टू हरसेल्फ, वो अपने आप से बोलती है कि यहाँ पे मैं बैठी हूँ। विशिंग डैनी वुड कम, और अभी भी विश कर रही है कि डैनी आएगा। विशिंग ही वुड कम एंड सेंसिंग द टाइम पासिंग, वो सोच रही है कि डैनी आएगा और वो उसे ये भी सेंस हो रहा है कि टाइम बीता जा रहा है। आई फील द पैंग्स ऑफ डाउट स्टरिंग इनसाइड मी। पैंग्स मतलब शार्प पेन, उसके अंदर जो शक पैदा हो रहा है कि डेनी कैसे नहीं आएगा, और उस शक के कारण उसके अंदर एक पेन हो रहा है, दर्द सा हो रहा है, और वो सोची जा रही है कि डेनी केसी आएगा, लेकिन उसको डाउट हो रहा है कि शायद नहीं आएगा। ठीक है, आई वॉच फॉर हिम बट स्टिल देर इज़ नो साइन ऑफ हिम, वो उसके लिए इंतज़ार कर रही है लेकिन अभी भी वो नहीं आया है वहाँ पर। आई रिमेंबर जियोफ सेइंग ही वुड नेवर कम, मुझे ये अब सोफ़ी को ये याद आ रहा है कि जियोफ ने कहा था वो कभी नहीं आएगा डेनी केसी यहाँ पे। एंड हाउ नन ऑफ देम बिलीव मी व्हेन आई टोल्ड देम, और उसे ये भी याद आता है कि कैसे जब वो सबको बता रही थी, चाहे वो जेंसी हो, चाहे उसका भाई हो, चाहे उसके पिताजी हो, सबको वो बताई कि वो कैसे डेनी केसी से मिली, तो कोई उसके बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। तो वो ये सब याद कर रही है। आई वंडर वॉट विल आई डू, वो सोचती कि मैं क्या करूँगी। वॉट कैन आई टेल देम नाउ इफ़ ही डजंट कम, मैं उनसे क्या कहूँगी अगर वो यहाँ पे नहीं आता है। तो डेनी केसी अगर मुझसे मिलने नहीं आता है तो मैं बाकी लोगों को क्या जवाब दूँगी। बट वी नो हाउ इट वॉज, लेकिन हमें पता था कि हमारा रिश्ता कैसा है। हमें मतलब किसे, डैनी एंड मी, डैनी और सोफ़ी को पता था कि हमारा रिश्ता कैसा है। डैट्स द मेन थिंग, और यही सबसे मेन बात है। लोग क्या सोचते हैं उससे कोई मतलब नहीं है हमें। हाउ कैन यू हेल्प वॉट पीपल चूज टू बिलीव, तो हम कैसे किसी का सोच को कंट्रोल कर सकते हैं। बट ऑल द सेम, लेकिन फिर भी जो भी हो, इट मेक्स मी डिस्पोंडेंट, डिस्पोंडेंट मतलब होता है सैड, मुझे निराश करता है ये बात कि दिस नोइंग आई विल नेवर बी एबल टू शो देम दे आर रॉन्ग टू डाउट मी। तो मैं इस बात से काफ़ी निराश हूँ, काफ़ी दुख हूँ कि मैं कभी उन लोगों को गलत साबित नहीं कर पाऊंगी जो लोग मुझ पर शक करते थे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। शी वेटेड, वो इंतज़ार कर रही है। मेजरिंग इन दिस वे द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन हर, और इंतज़ार कर रही है और वो अपने आप को मेज़र कर रही है, मतलब अपने आप को एनालाइज कर रही है कि कैसे उसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस आ रहा है। रेजिग्नेशन वॉज नो सर्टेन थिंग, रेजिग्नेशन मतलब हार मान लेना कि अब चलो वो वापस नहीं आएगा, चलो घर लौट चलते हैं। तो ये बात को रियलाइज़ करने में अचानक से रियलाइज़ नहीं हो सकता था, थोड़ा टाइम लग रहा था उसको ये बात को समझने में, खुद को समझाने में। नाउ आई हैव बिकम सैड, तो वो रियलाइज़ करती है कि अब मैं दुखी हो चुकी हूँ। शी थॉट, वो सोची। एंड इट इज़ अ हार्ड बर्डन टू कैरी दिस सैडनेस, और ये सैडनेस को कैरी करना काफ़ी बड़ा बोझ था। सिटिंग हेयर वेटिंग एंड knowing he will not come, I can see the future and how I will have to live with this burden. तो यहाँ पे मैं बैठी जो इंतज़ार कर रही हूँ, और मुझे ये भी पता है कि वो नहीं आएगा मुझसे मिलने। तो ऐसे सोच के वो फ्यूचर के बारे में सोच रही है कि कैसे वो ये बोझ लेके अपने लाइफ को कैरी आउट करेगी आगे। दे ऑफ कोर्स विल डाउट मी, वो लोग हमेशा मुझ पर फिर से डाउट करेंगे। वो लोग कौन लोग, जो बाकी लोग जो है।
सो दे ऑलवेज डाउटेड एज दे ऑलवेज डाउटेड मी। तो जैसा वो लोग पहले डाउट करते थे अब वो वैसे और भी डाउट करेंगे, बट आई विल हैव टू होल्ड अप, लेकिन मुझे धैर्य रखना होगा, मुझे अपने आप को टूटने नहीं देना है। माई हेड आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड रिमेंबरिंग हाउ इट वॉज। तो मुझे अपने आप को प्राइड फील करना है, ये याद करते हुए कि ये सब कैसा हुआ, कैसा था पहले। ऑलरेडी आई इन्विसेज द स्लो वॉक होम। तो अभी वो फिर वो इन्विसेज मतलब इमेजिन कर रही है कि कैसे वो धीरे धीरे चल के घर जा रही है। एंड द जियो ऑफ डिसअपॉइंटेड फेस व्हेन आई टेल हिम। और वो फिर से इमेजिन करती है कि जियो कैसे निराश हो जाएगा इस बात को सुन के कि जब वो सोफ़ी उसे कहेगी ही डिडंट कम डैट डैनी। तो डैनी उसे मिलने नहीं आया। जब ये बात सोफ़ी जियोफ को बताएगी तो कैसे जियोफ का फेस जो था वो डिसअपॉइंट हो जाएगा, ये उस बात को इमेजिन कर रही है। ठीक है, इनविसेज मतलब इमेजिन कर रही है। एंड देन ही विल फ्लाई आउट एंड स्लैम द डोर। और वो कैसे उठ के जल्दी से वो रूम से निकलेगा और स्लैम द डोर, दरवाजे को बहुत ज़ोर से बंद करेगा गुस्से से। वो इस बात को इमेजिन कर रही है। बट वी नो हाउ इट वॉज। लेकिन हमें पता है ये चीज़ कैसा है। हमें किसे, मतलब डैनी एंड मी। आई शैल टेल माई सेल्फ। मैं ये खुद को बोलूँगी कि हमारा रिश्ता जो है वो कैसा है, बहुत अच्छा रिश्ता है डैनी एंड मेरा। इट इज़ अ हार्ड थिंग दिस सैडनेस। लेकिन जो मुश्किल बात है वो दुख है कि वो मुझसे मिलने नहीं आया, ये बहुत ही बड़ा बोझ है मेरे लिए। शी क्लाइम द क्रम्बलिंग स्टेप्स टू द स्ट्रीट। तो इतना सब वो सोच के अब वो वहाँ से चलना शुरू कर देती है। और जो क्रम्बलिंग मतलब ब्रोकन, जो टूटी हुई सीढ़ी थी, तो वहाँ से वो चलते हुए रास्ते पे आ जाती है। आउटसाइड द पब सी पास्ड हर फादर्स बाइसाइकिल प्रॉप्ड अगेंस्ट द वॉल। और जब वो वापस घर लौट रही होती है तो रास्ते में एक पब पड़ता है। तो वो पब के बाहर उसके पिताजी का साइकिल दिखता है वहाँ पे। एंड वॉज ग्लैड। और उस साइकिल देख के जो सोफ़ी है वो काफ़ी खुश हो जाती है। क्यों खुश हो जाती है? क्योंकि ही वुड नॉट बी देयर व्हेन शी गॉट होम। कि जब वो घर जाएगी तो उसके पिताजी घर पे नहीं होंगे, ये खुशी का बात है उसके लिए। एक्सक्यूज़ मी बट आरंट यू डेनी केसी। तो फिर से वो पुराना बात को याद कर दी कि कैसे उस आर्केड में रॉयस विंडो का जब वो क्लोथ्स देख रही थी तो कैसे उसका मुलाकात डेनी केसी से हुआ था। वो फिर से उस बात को रिकॉल करती है और वो बातचीत ऐसे हुआ था। एक्सक्यूज़ मी बट आरंट यू डेनी केसी। आपको याद होगा ये सेंटेंस सोफ़ी ने कहा था। कमिंग होम द आर्केड सी पिक्चर्ड हिम अगेन आउटसाइड रॉयसिस। ठीक है, तो जब वो वापस आ रही है तो वो फिर से वो रॉयस का जो दुकान था उसके बाहर से जब वो गुजर रही होती है तो वो फिर से इमेजिन करती है कि कैसे ये सब हुआ। ही टर्न्स रेडनिंग स्लाइटली। तो ये बात सुनकर, एक्सक्यूज़ मी सुनकर, वो जो डैनी केसी था वो टर्न करता है और उसका चेहरा लाल हो जाता है, शर्मा जाता है वो। यस दैट्स राइट। और वो रिप्लाई करता है कि हाँ ये सही है, मैं डैनी केसी हूँ। आई वॉच यू एवरी वीक विथ माई डैड एंड माई ब्रदर्स, वी थिंक यू आर ग्रेट। इस पर सोफ़ी रिप्लाई देती है। वो सब ये सब इमेजिन कर रही है वो, ठीक है, कैसे बातचीत हुआ था। तो वो इमेजिन करती है कि मैंने उसे रिप्लाई दिया था कि क्या रिप्लाई दिया था कि हम लोग हर हफ्ता उसे देखने आते हैं, उसकी टीम को, हर सैटरडे को। मैंने अपने डैड के साथ, भाइयों के साथ मैं आती हूँ देखने, और हमें लगता है कि आप ग्रेट हो। ओ वेल नाउ दैट्स वेरी नाइस। तो इस बात पर डैनी केसी जवाब देता है कि हाँ वो सब बहुत अच्छा है। ठीक है, ये सब वो मन में सोचे जा रही है कि वो ऐसा जवाब देता। आई वंडर वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ। उसके बाद जो ये सोफ़ी है वो उससे ऑटोग्राफ मांगती। हिज आइज आर ऑन द सेम लेवल एज यू ओन। मतलब उसके आंखें ठीक आपके आंखों के सामने, मतलब हाइट इक्वल था, ज़्यादा हाइट था नहीं। हिज नोज इज़ फ्रेकल्ड। उसके नोज पर ब्राउन कलर के स्पॉट्स थे। एंड टर्न्स अपवर्ड स्लाइटली। और उसके नाक जो थे वो थोड़े खड़े थे। एंड व्हेन ही स्माइल्स ही डज सो शाइली एक्सपोजिंग टीथ विद गैप्स बिटवीन देम। और जब वो मुस्कुराता है तो इतना शर्माते हुए मुस्कुराता है, लेकिन जब वो मुस्कुराता है तो उसका जो दांत है जिसमें गैप्स है, ठीक है, दांतों के बीच में गैप्स, वो दिख जाते हैं। हिज आइज आर ग्रीन। उसके आंखें ग्रीन है। एंड व्हेन ही लुक्स स्ट्रेट एट यू दे सीम टू शिमर। और जब उसकी आंखें जब आपको देखती है तो वो उसकी आंखें शाइन कर रही होती है। दे सीम जेंटल। काफ़ी कोमल आंखें हैं। ऑलमोस्ट अफ्रेड। डरी हुई सी आंखें, लाइक अ गजील। आप पिक्चर में देख पा रहे हैं गजील, ठीक है, इसकी आंखें की तरह होती थी उसकी आंखें। एंड यू लुक अवे। और तब जब वो आपको देख रहा होता है तब आप थोड़ी साइड में देखते हैं, क्योंकि यू लेट हिज आइज रन ओवर यू अ लिटिल। क्योंकि आप उसको मौका देते हैं, डैनी केसी को आप मौका देते हैं कि वो आपके ब्यूटी को अच्छे से देख पाए, ठीक है। एंड देन यू कम बैक टू फाइंड देम्स स्लाइटली ब्रेथलेस। अब जब आप अपना नज़र फिर से डैनी केसी के चेहरे पर लाते हैं तो आप देखते हैं कि वो स्लाइटली ब्रेथलेस है, ठीक है। एंड ही सेज आई डोंट सीम टू हैव अ पेन एट ऑल। और इस बात पर डैनी केसी जवाब देता है, मतलब यहाँ पे
सोफ़ी ने जो था ऑटोग्राफ मांगा था, तो डेनी केसी जवाब देता है, आई डोंट सीम टू हैव अ पेन एट ऑल, मेरे पास पेन नहीं है। यू रियलाइज यू हैवेंट आइदर, तो तब आपको रियलाइज होता है कि आपके पास भी पेन नहीं है, मतलब सोफ़ी के पास भी पेन नहीं है। माई ब्रदर्स विल बी वेरी सॉरी यू से, तब सोफ़ी बोलती है कि मेरे भाइयों लोग को काफ़ी बुरा लगेगा जब आप ऑटोग्राफ, मतलब काफ़ी अफसोस करेंगे। एंड आफ्टरवर्ड्स यू वेट देयर अलोन इन द आर्केड फॉर अ लॉन्ग वाइल, स्टैंडिंग वेयर ही स्टूड, रिमेंबरिंग द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस, द सीमर ऑफ ग्रीन आइज। और बाद में, मतलब अभी प्रेजेंट में, अब आप अकेले खड़े होते हो, सोफ़ी मतलब सोच रही है कि जब हम यहाँ पे हम अकेले खड़े हैं और ठीक उस आर्केड के वहाँ पे खड़े हैं अकेले, और वही चीज़ याद कर रहे हैं कि उनका सॉफ्ट वॉइस याद कर रहे हैं और उसके ग्रीन आइज का साइन याद कर रहे हैं, ठीक है। नो टॉलर देन यू, नो बोल्डर देन यू, ना तुमसे बड़ा है, ना तुमसे बोल्ड है, ठीक है। तुम्हारे इतना इनोसेंट है वो भी, द प्रोडिगी, लेकिन वो एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, यंग है, द इनोसेंट जीनियस, द ग्रेट डैनी केसी। तो काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट है, लेकिन वो जीनियस है, वो ग्रेट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हीरो वर्शिपिंग का थीम जो था हमारा, वो कैसे यहाँ पे सच हो रहा है। तो काफ़ी लाइक करती है वो भी डैनी केसी को। एंड शी सॉ इट ऑल अगेन लास्ट सैटरडे, और वो फिर से इमेजिन करती हैं लास्ट सैटरडे का सीन। सैटरडे को क्या हुआ था, ये लोग पूरा फैमिली, मम्मी को छोड़ के पूरा फैमिली किया था फुटबॉल का मैच देखने के लिए। तो वो केस वो फिर से याद करती है। सॉ हिम घोस्ट पास द लंबरिंग डिफेंडर्स, घोस्ट पास मतलब बहुत ही तेज़ गति से वो डिफेंडर्स को क्रॉस करते हुए पास करता है, ठीक है, बॉल के साथ। हर्ड द 50,000 कैच देयर ब्रेथ एज ही होवर्ड मोमेंटली ओवर द बॉल, और जब वो होवर्ड मतलब फ्लाई करके जब वो बॉल को किक करता है, उड़ के थोड़ी देर के लिए हवा में जब वो बॉल को किक करता है, तब कैसे 50,000 जो ऑडियंस थी उनका जो सांस रुक थम जाता है उस क्षण के लिए। तो वो सिचुएशन को वो फिर से इमेजिन करती है। एंड देन द एक्सप्लोजन ऑफ साउंड एज ही स्ट्रक इट क्रिस्पली इनटू द गोल, और उसके बाद जैसे ही वो गोल करता है, तब उसके बाद जो एक्सप्लोजन ऑफ साउंड होता है, लोगों का जो चिल्लाने का आवाज़ आता है, उस सिचुएशन को वो फिर से इमेजिन करती है। द सडन थंडरस इरप्शन ऑफ द एक्सल्टेंट एप्रोवेशन, और उसके बाद अचानक से जो थंडरस मतलब जो तालियों की गड़गड़ाहट थी, वो सब बजाकर, ताली बजाकर सब उसको मतलब तारीफ़ करते हैं। तो उस सिचुएशन को वो फिर से इमेजिन करती है, और बस